कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस ट्री एकेडमी में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, और हम पहुंच चुके थे एलिमेंट्स तक। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। तो देखो, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर। जितना भी मैटर है उसकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कुछ है, मेरे पास है ये डिओड्रेंट की कैन है। इसमें जो भी सब्सटेंस है उसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और उसमें मास भी है। तो इसके अंदर देखें हम क्या है, इसके अंदर है इथाइल एल्कोहल 95%। 95% क्या है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल आखिर बना किससे है। इथाइल एल्कोहल आखिर बना किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब वो जुड़ गए तो उन्होंने क्या बनाया है? इथाइल अल्कोहल। अब देखो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़े और उन्होंने क्या बनाया? इथाइल अल्कोहल। तो बात समझ में आई कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर इज आर एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे FeSO4। इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? Fe, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो उन्होंने क्या बनाया? FeSO4। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो, डेफिनेशन एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड। अच्छा, क्या मतलब है कि हमने देख लिया कि जो मैटर है उसको स्प्लिट करा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब कि जैसे इथाइल अल्कोहल के सिंपलर सब्सटेंसेस जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और FeSO4 के कौन कौन से हैं? FeS और O, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, पर अगर हम चाहें किसी एक केमिकल प्रोसेस से कि हम आयरन को तोड़ दें, आयरन को चेंज कर दें, तो क्या हम आयरन को चेंज कर पाएंगे किसी केमिकल प्रोसेस से? क्या हम आयरन को और अगेन फर्दर स्प्लिट कर पाएंगे कि हमें कोई एक नई चीज मिल जाए? तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। ओके, वो क्वेश्चन है हाउ दीज एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, एक 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है अर्थ पर और वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो क्यों डिफरेंट है? मतलब कि कोई तो कारण होगा। उसका आंसर है कि बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके एटम का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे हीलियम गैस। हीलियम गैस वेदर बलून में भरी जाती है ना। वेदर बलून जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वेदर फोरकास्ट में हमारी मदद करते हैं। जो हीलियम गैस है वो लिक्विड नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस से क्या है? डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर एटम। उन दोनों गैसेस के एटम के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो चलिए अब हम एटम के बारे में कुछ बात जान लेते हैं कि भाई एटम क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं। एटम इज कंपोज्ड ऑफ, एटम किससे कंपोज्ड है? एटम किससे मिलके बना है? एटम मिलके बना है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नेम एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, बस याद रखना है कि प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा देखो, जो एटम का स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के जैसा है। कैसा है? सोलर सिस्टम के जैसा है कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और उसके चारों तरफ
प्लैनेट्स ये अपने अपने ऑर्बिट में उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, बीच में न्यूक्लियस है। क्या है बीच में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं। और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिसको हम शेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में कहेंगे या फिर ऑर्बिट में कहेंगे, घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है और ये कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है, कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। देखो, कार्बन के एटम में एक प्रोटॉन है। क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। कितना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ये एक सबसे पहला और सबसे छोटा एटम है, सबसे छोटा एलिमेंट है हम कहेंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट है सभी के एटम में न्यूट्रॉन होता है। अब देखो कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो छह प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने, देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो गया, नेगेटिव चार्ज के। किसका, पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो गया, नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया। अब हम समझेंगे यहां पर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है कि भाई एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो उसका एक एटम पर टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है एक एटम पर, 0, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। और नंबर ऑफ, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अच्छा बच्चों देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के बारे में हम दो बातें जानते हैं कि यार, सबसे पहली बात कि यार देयर आर 118 नोन एलिमेंट, है ना। एंड अमंग्स 118 एलिमेंट 95 एलिमेंट्स अकर्स नेचुरली एंड रेस्ट 23 एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट इन लैबोरेटरी, ठीक है, ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्यों, क्योंकि उनके एटम के स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग है भाई, अब समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम और लिथियम दो अलग अलग एलिमेंट है। अब देखो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन है भाई और 2 न्यूट्रॉन है, और इसके पास एक शेल होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आ गई बात समझ में। हीलियम के पास न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और उसके पास एक शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे लिथियम को देखते हैं भाई, लिथियम के पास भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसके पास, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है बच्चों, और पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट और सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखने में ही लग रहा होगा कि भाई हीलियम का एटम लिथियम के एटम से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। पर उसके बावजूद भी हमने क्या किया हुआ है, आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि एलिमेंट को, ये सारे 118 एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद भी हमने इनको 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। चलो अब इसको लिख लो। डिस्पाइट डिफरेंस इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर वी ग्रुप देम इनटू 3 मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके बीच में सारे एलिमेंट के अंदर डिफरेंस होने के बावजूद भी हम इनको 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने इनको 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रुप मेटल का, सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रुप है कौन सा? मेटल का। दूसरा उससे बड़ा उससे छोटा ग्रुप है नॉन मेटल का, ठीक है। और तीसरा ग्रुप है मेटलॉइड का, तो और सबसे छोटा ग्रुप है। अब इन दोनों मेटल और नॉन मेटल को समझने से पहले मेटलॉइड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मेटलॉइड जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, एलिमेंट्स whose physical and chemical properties fall in between metal and non-metal। वो एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही जैसी हैं। कभी वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करते हैं, कभी वो मेटल के जैसा बिहेव करते हैं, उनको हमने बोल दिया बच्चों मेटलॉइड। क्या बोल दिया? मेटलॉइड बोल दिया, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब मेटल के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, अब हम देखो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है बीच में है और उसके चारों तरफ अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेटल के बारे में कि लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हम पढ़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट इनकी एक खासियत है कि ये दानवीर है ना, कि अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। पहली बात कि ये दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वी नेम देम एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल। इनकी आखिरी शेल, मतलब कि आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो जितने भी मेटल होंगे उनकी आखिरी शेल के अंदर कितने एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम की तरफ भी देख रहे होंगे कि भाई हीलियम की एक ही शेल है और वो उसकी फर्स्ट और लास्ट शेल भी है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट बेटा ये मेटल नहीं है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जनरल प्रॉपर्टी क्या है? ये एक्सेप्शन है, बट एक जनरलाइज व्यू क्या है? जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जितने भी मेटल होंगे उनके आखिरी शेल में, या फिर हम कहें उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा, ठीक है। वैलेंसी क्या मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। वैलेंसी को अभी और अच्छे से समझेंगे, बट अभी इसको ऐसे समझते हैं कि वैलेंसी का क्या मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। तो कोई मेटल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर किसी के पास 2 है तो वो अपने 2 आखिरी के शेल के इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर किसी के पास 3 है तो वो अपने आखिरी के शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी, या तो +2 हो जाएगी, या फिर +3 हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब हम जान लेते हैं नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बिल्कुल मेटल के अपोजिट है, बिल्कुल मेटल के अपोजिट है। मेटल कैसा है? नॉन मेटल से अलग। पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक उसी तरीके से मेटल नॉन मेटल का उल्टा है। अब देखो ये तो लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे? गेन इलेक्ट्रॉन। दे गेन इलेक्ट्रॉन, और उसको हम क्या बोलेंगे? उस एटम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और दूसरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो 5 होंगे, या 6 होंगे, या फिर 7 होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल वेदर 5, 6 और 7, ठीक है। और वैलेंसी कितनी होगी?
वैलेंसी जैसे यहां पर थी ना +1 +2 +3, यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर या तो -3 होगी, या -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे उसने, या फिर -2 होगी, इसका मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, किसने, नॉन मेटल ने, या फिर -1 होगी, -1 का क्या मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, अब वैलेंसी के खेल को ना, यहां पर जो वैलेंसी का खेल है, ये जो खेल हो रहा है +1 +2 और +3, -1 -2 और -3, या फिर -3 -2 या -1, इसको हम यहां पर अपना समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम, सोडियम एक एग्जाम्पल है भाई मेटल का, किसका, मेटल का। ठीक है, अब देखो सोडियम जो मेटल है उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पर होता क्या है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज कर देता है, रिलीज कर देता है, लूज कर देता है ना। तो क्या होगा, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। अब देखो कि जब 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हम बोलेंगे कि भाई सोडियम का जो मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1, और उस पे हमने कैसा साइन लगा दिया, +1 का, किसका साइन लगा दिया, +1 का साइन लगा दिया। अब हम क्लोरीन के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्लोरीन के बारे में। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसमें प्रोटॉन की कितनी संख्या है, कितने हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आर देयर, 17 प्रोटॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक बात बताऊंगा तुम लोगों को कि जो क्लोरीन है ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, कितने हैं, 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास। ठीक है, तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 18, और प्रोटॉन तो इसके पास 17 ही रहेंगे। तो यहां पर इसके एटम के पास माइनस का चार्ज क्या हो जाएगा, 1 मोर, है ना, 1 ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से हम क्या बोल देंगे, क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव, क्या बोल देंगे, क्लोरीन नेगेटिव बोल देंगे। आ रही है बात समझ में, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और फिर इसके बाद हम जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं भाई डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और हम 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हमने टैबुलेट कर दिया है, टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। हम जानते हैं कि भाई 3 फिजिकल स्टेट होती है, फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो मेटल, जितने भी मेटल है वो सभी के सभी सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। भाई केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, और बाकी के जो नॉन मेटल है, और फिर जो नॉन मेटल है वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस, वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस। केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि है ब्रोमाइन, जो कि ब्रोमाइन है, ये कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है भाई मेलिबिलिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी आती है बच्चों, मेलिबिलिटी की। दिस इज अ प्रॉपर्टी विच अलाउ मेटल टू बी हैमर्ड इनटू शीट। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सारे ही मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग देम एक्सेप्ट जिंक। जिंक को छोड़कर सारे के सारे मेटल्स को हम हैमर करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल जिंक एक ब्रिटल एलिमेंट है, ठीक है। और नॉन मेटल तो भाई सारे ही ब्रिटल है, इनको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है,
डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल को तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार है ना, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और केवल मेटल को ही कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन मेटल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी है लस्टर, मतलब कि शाइन। ठीक है, जो सारे के सारे मेटल लस्ट्रस हैं, चमकीले हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी अगर तुम पाओगे मेटल को, अगर कभी कोई तोड़ोगे, किसी पे रस्ट ना लगा हो, कोरोजन ना लगा हो, तो पाओगे कि भाई सारे के सारे मेटल क्या है? लस्ट्रस है, और वो चमकीले हैं, शाइनी है। ठीक है, बट जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। कैसे होते हैं वो? नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के। अब तीसरी पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हेन दे स्ट्राइक विद ईच अदर दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सारे मेटल सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब एक दूसरे से टकराते हैं। तो भाई छठी प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसी? कौन सी प्रॉपर्टी? टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टी विच अलाउ सब्सटेंस टू बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कि ये वो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को खींचे, बहुत जोर से खींचे और वो टूटे नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो इतना सारा स्ट्रेन, इतना सारा उसमें हम तनाव दे रहे हैं, फिर भी वो टूट नहीं रही, तो क्या है वो? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जितने भी मेटल हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई रहती है एक्सेप्ट जिंक। ठीक है, जिंक ब्रिटल होता है भाई, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वेरी लो है। ठीक है, और सारे नॉन मेटल बिल्कुल लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, मतलब कि कार्बन से बने हुए बहुत पतले पतले धागे, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और सातवीं प्रॉपर्टी है भाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मतलब कि जितने भी मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ में लोहे की छड़ लूं और उसको आग पर रख दूं तो मैं देखूंगा कि थोड़ी देर बाद वो यहां से गर्म होते होते यहां तक गर्म हो जाएगी, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तभी हम अपने घरों में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो किसके करते हैं? मेटल के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल सारे के सारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो देखो जितनी भी बिजली की तारें वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के, कार्बन की एक फॉर्म है ये कार्बन ही, बट कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि क्या कहते हैं? पुअर, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसके अंदर होती है, पर बाकी के सारे नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नाइन्थ वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इनका जो मेटल होते हैं ना, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जब चीज उबलती है ना, जिस पर जब वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जब वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करती है जिस टेम्परेचर पर, वो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करती है जिस टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल के बड़े हाई रहते हैं एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। गैलियम तो ऐसा होता है कि भाई अपने हाथ में सॉलिड है, अगर उस मतलब कि वैसे सॉलिड है, जैसे हम उसे हाथ में लेंगे वो एकदम पिघल जाएगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ही वो पिघल कर लिक्विड बन जाता है। और मरकरी तो भाई अपने आप में पहले से ही लिक्विड होता है। ठीक है, और नॉन मेटल के तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट -183 टू -190, इतने लो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, हार्डनेस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई कि भाई केवल डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आती है 10th पॉइंट हार्डनेस के बारे में। किसके बारे में? हार्डनेस के बारे में। मेटल यूजुअली सॉलिड सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, और क्या कहते हैं, वो बहुत हार्ड भी होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सभी के सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सोडियम पोटेशियम ऐसे हैं कि अगर उन्हें हम नाइफ से भी काटे ना तो वो नाइफ से भी कट जाएंगे। ठीक है, और नॉन मेटल भाई क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जो कि
टफेस्ट मटेरियल है नेचर में। नेचर ने जिसको सबसे ज्यादा टफ बनाया है अपने आप से, अपने पास से, वो कौन है? डायमंड है। ठीक है, तो ये बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलो ओके बाय।